अब यहाँ देखो, आज का टॉपिक हम लोगों का एटॉमिक मास है ना भैया। इस चैप्टर का रिवीजन कब होगा? मैं मंडे से या इसी वीक में मॉर्निंग से स्टार्ट कराऊंगा रिवीजन कराना। तो जिसको रिवीजन करना होगा मॉर्निंग में क्लास ले सकता है कभी भी वो, ठीक है। यानी क्लास की टाइमिंग डिस्टर्ब नहीं होगी, उसके अलावा होगा रिवीजन। चलो, अब यहाँ पे क्या बोला गया कि एटॉमिक मास क्या होता है। सबसे पहली बात, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक मास होता क्या है। तो ऋषिका टाइमिंग अभी से नहीं बताऊंगा, सब्र रखो, है ना। सारे टाइमिंग देखने के बाद बताऊंगा। चलो, एटॉमिक मास क्या होता है? द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट के एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास होगा, उस मास को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास होगा उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई जो एटॉमिक मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब हम जोड़ देते हैं तो दोनों को जोड़ने के बाद हमारा क्या आता है? एटॉमिक मास आता है। क्या आता है? एटॉमिक मास आता है। किस किस को जोड़ के? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ के हमारा एटॉमिक मास आता है। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद जो किसी भी एटम का जो एक्चुअल मास होता है, किसी भी एटम का जो एक्चुअल मास होता है वो बहुत ही बहुत क्या होता है भाई? छोटा होता है। बहुत ही बहुत क्या होता है? छोटा, वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है, अबे कल से मेरे एग्जाम है। अबे ठीक है, कुछ ना कुछ देख, अभी सोचता हूँ जाके फिर कैसे लूंगा मैं, ठीक है। या फिर वीकेंड में ही लूंगा फिर। अब यहाँ पे सबसे पहले तो जो एटम है हमारे, तो एटम्स के जो एक्चुअल मासेस हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्या होता है? बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटे होता है, वेरी वेरी स्मॉल होता है। ठीक है यहाँ तक। जैसे फॉर एग्जांपल जो एक हाइड्रोजन एटम है, उस एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है यहाँ तक। कितना है? 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब देखो कितना छोटा है, 10 की पावर -24 कितने टाइम्स छोटा है? 10 की पावर -24 ग्राम, इतना छोटा है। तो अगर ऐसे एटॉमिक मास होंगे तो क्या हमें याद रख सकते हैं? नहीं रख सकते, है ना। याद रखना हमारे लिए क्या होगा? मुश्किल होगा, है ना। कि भाई सबका एटॉमिक मास हम ऐसे याद रखें, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू याद रखें, है ना। तो इसके लिए क्या किया गया? फिर यहाँ पे हमारे इंट्रोड्यूस हुए क्या? एटॉमिक मास यूनिट आए। क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। तो आईयूपीएसी ने किसको इंट्रोड्यूस किया? एटॉमिक मास यूनिट को, एएमयू को इंट्रोड्यूस किया, ताकि एटम के एटॉमिक मास को याद रखना आसान हो सके, वैल्यू छोटी हो सके, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया भाई? कार्बन C12 से कंपैरिजन किया। इन्होंने क्या बोला कि भाई किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, तो जो एटॉमिक मास यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट का, वो किसकी इक्वल कर दिया? इन्होंने कर दिया कार्बन C12 एटम के बराबर। यानी कार्बन का जो C12 एटम है उसके 12वें हिस्से के बराबर। कहोगे भैया ऐसे समझ नहीं आया, है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग बाजार जाते हो, कहाँ जाते हो? बाजार गए। जब तुम लोग बाजार जाओगे तो भाई दुकानदार के पास तराजू होता है, जब सब्जी लेने गए तो, है ना। तराजू कुछ इस टाइप से होगा, है ना। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारा कौन? गोविंद, है ना, आलू लेने गया, है ना। अगर हाँ, पीयूष कह रहा है कि भाई वो तो खुद ही आलू जैसा हो रहा है अभी। देख ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा गोविंद, है ना। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब क्या हुआ कि जो गोविंद है कहाँ गया? आलू लेने गया बाजार में। तो जब ये आलू लेने जाएगा तो मार्केट वाला क्या करता है? वो क्या करता है कि भाई तराजू के एक तरफ क्या रखेगा? 1 केजी का बाट रख देगा, है ना। एक लोहा सा रखेगा जो 1 किलो का होगा। कितने केजी का होगा? 1 केजी का बाट होगा, उसे रख देगा। और दूसरी तरफ आलू चढ़ाता जाएगा, भरता जाएगा, और आलू भरा। और जब ये दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा तो कहेगा भाई ये लो आपके 1 किलो आलू, है ना। यानी कि इसने क्या किया? जो इतने सारे तुम लोगों ने आलू लिए, उसने उसका कंपैरिजन किससे कर दिया? किससे रिलेशन किया? ये देखो मेरे घर के बाहर भी आ गया बेचने वाला। अब यहाँ पे सेम ऐसी, तो यहाँ पे क्या है? ये जो 1 केजी का जो बाट था उसका कंपैरिजन उसने किससे कर दिया जाके? यहाँ 1 किलो आलू से कर दिया। तो अब यहाँ पे जब हम मार्केट गए सामान खरीदने के लिए, तो हम लोगों ने सामान कैसे खरीदा? हमने सामान खरीदा जब गए तो उसने क्या किया? एक तरफ उसने 1 केजी का बाट रखा और दूसरी तरफ उसने आलू भरना चालू किए। जब
दोनों तरफ इक्वल हो गए। जब दोनों तरफ इक्वल हो गए तो उसने क्या कहा कि ये लो भाई आपके 1 किलो आलू और हमें निकाल के दे दिया, है ना। यानी कि जो 1 किलो आलू का रिलेशन किससे किया उसने, भाई 1 केजी के बाट से, है ना, जो लोहा सा रखा हुआ था। यानी कि ये जो 1 किलो आलू इतने सारे दिख रहे हैं, इसका जो मास 1 केजी तुम्हें बताया गया वो कौन सा मास था, रिलेटिव मास था। कौन सा मास निकाला गया, रिलेटिव मास। क्यों, क्योंकि भाई वो 1 केजी के बाट के इक्वल किया था, रिलेशन निकाला था, है ना। तो कौन सा मास निकल के आया, रिलेटिव मास आ गया। ठीक है, यहाँ तक पता लगा। इसमें कुछ मास तो उसका भी होगा ना जिसमें रखा होगा, तो वो पहले से उसको इक्वल रखा जाता है, ये जो रस्सी होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो यहाँ क्या हुआ कि भाई पता लग गया हमें कि ये जो मास निकला इतने सारे आलू का, वो रिलेटिव मास था जो 1 किलो से उसका रिलेशन क्या किया था, कंपैरिजन किया था। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या कह रहे हो, भाई कुछ ऋषिका जैसे, है ना, नहीं अंकल हमें 1 किलो आलू नहीं चाहिए, हमें बस 1 आलू चाहिए, है ना, सिर्फ 1 आलू। अब वो 1 आलू कैसे देगा, है ना, 1 आलू को कैसे तौलेगा, भाई उसके पास तो क्या भाई बाट रखे हुए हैं, आधा 1 किलो, 1 किलो। बाकी ऐसा थोड़ी होगा कि जितना 1 किलो आलू हो उतना ही उसका बाट उसके पास रखा हो और इक्वल कर दे, ये लो भाई ले जाओ अपना 1 आलू, है ना। ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उस 1 आलू के मास को निकालने के लिए, अब उसके पास बाट तो था नहीं, अब उसके पास था तरबूज बड़ा सा। क्यों गोविंद, है ना, लाइक योर बेली, है ना। तो यहाँ पे तो गोविंद है हमारा, तो गोविंद के पास क्या है, एक वाटरमेलन है ना, बड़ा सा तरबूज है, जो दुकानदार है हमारा। तो इसके पास क्या एक बड़ा सा तरबूज है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले उस 1 आलू को देने के लिए दूसरी तरफ सिर्फ 1 आलू को रख देगा। ठीक है, जब इसने 1 आलू को रख दिया, अब यहाँ पे क्या करेगा, ये इस वाटरमेलन के हिस्से करना चालू कर देगा। जब इस वाटरमेलन के इसने हिस्से चालू किए, 2 हिस्से किए, आधा आधा इक्वल हिस्से बांटे, आधा रखा एक इधर रखा, तौला नहीं भाई इक्वल नहीं है। ठीक है, इसने कहा चलो भाई और टुकड़े करेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देगा, है ना। अब यहाँ पे इसने और टुकड़े करे, 4 इक्वल टुकड़े करे, फिर यहाँ पे एक रखा, नहीं हुआ। इसने इस तरीके के उस वाटरमेलन के 12 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए, 12 टुकड़े। और जब इसने 12 टुकड़े कर दिए इस वाटरमेलन के, तो 12 टुकड़ों में से एक टुकड़ा, एक पीस यहाँ रखा वाटरमेलन का। और जैसे ही उसने एक पीस यहाँ रखा, तो वो एक पीस 1 आलू के इक्वल हो गया, है ना। यानी कि उसका जो मास उसने निकाला, किसने, दुकानदार ने 1 आलू का जो मास निकाला, वो क्या किया, उस वाटरमेलन का 1/12 हिस्सा लिया। कितना लिया, 1/12 मास लिया, किसका, वाटरमेलन का 1/12 मास ऑफ। मैं रियलिटी में कैसे कराऊंगा, मैं जब एलिमेंट का मास होगा तब। तो अब देखो यहाँ पे तो पता लगा कि भाई उस आलू का रिलेटिव मास निकालने के लिए उसने क्या किया, भाई तराजू के 12 टुकड़े किए, सॉरी तराजू के नहीं, वाटरमेलन के कितने टुकड़े करे, 12 टुकड़े करे। और एक पीस का मास 1 आलू के इक्वल आ गया। यानी कि उस आलू का रिलेटिव मास किसके बराबर है, 1/12 ऑफ मास ऑफ वाटरमेलन। यानी वाटरमेलन के मास के 12वें हिस्से के बराबर है 1 आलू का मास। किस किस को क्लियर है यहां तक, पहले ये बताओ, क्लियर हुआ, ये क्लियर था सबको, लिख के बताओ भाई। यस सर, ठीक है। तो पता लग गया यहाँ पे कि भाई जो 1 आलू का रिलेटिव मास निकाला वाटर, सापुर नो। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। निशांत, अब यहाँ पे देख, यहाँ पे उसने पहले क्या किया था, जब उसे 1 किलो मास 1 किलो आलू लेना था, तो उसने क्या किया, दूसरी तरफ तराजू के क्या किया, एक यहाँ पे 1 किलो का बाट रखा मोटा सा। ठीक है, मोटा सा क्या रखा, एक बाट रखा जो लोहे का, तराजू के एक तरफ, दूसरी तरफ उसने बहुत सारे क्या रख दिए, जाके आलू रख दिए, और 1 केजी के इक्वल कर दिया। किसके इक्वल कर दिया, 1 केजी के इक्वल कर दिया। जब 1 केजी के इक्वल कर दिया उसने, तो भाई वो जो मास आया किसका, आलू का, 1 किलो आलू का जो मास आया, वो किसके रिलेटिव में आया, उस 1 केजी के बाट के इक्वल में आया, यानी रिलेटिव मास आ गया, है ना। ये पता लगा। अब वहां पे अगर तुम कहो कि नहीं भाई हमें 1 किलो आलू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 आलू चाहिए, अब उस 1 आलू का मास कैसे निकाला जाए, अगर दुकानदार के पास कोई बाट ही नहीं है तो, है ना, तौलने के लिए उसके पास कोई सामान ही नहीं है, कोई मेजरिंग चीज ही नहीं है, तो 1 आलू का मास वो कैसे निकालेगा, है ना। तो उसने भाई एक तरकीब निकाली थोड़ा आसान करने के लिए। उसने क्या किया, तरबूज के 12 इक्वल टुकड़े करे। कितने करे, 12 इक्वल टुकड़े करे। और 12 इक्वल टुकड़े करने का जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है, उसने 12 टुकड़े करे और उसका एक टुकड़ा जहां बाट रखा था, तो वाटरमेलन तरबूज का एक टुकड़ा रख दिया, और उस एक तरबूज के एक टुकड़े का जो मास था
वो एक आलू के बराबर आ गया, यानी कि इक्वल हो गया। तराजू में जब ऐसे रखा दोनों तरफ तो क्या आया, एकदम इक्वल आ गए। ठीक है, यहां तक एकदम इक्वल आ गए तराजू ऊपर से पकड़ने के बाद। कब, एक तरफ एक आलू और वाटरमेलन का 12वां हिस्सा। ठीक है, यहां तक। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई वो जो आलू है ना, वो जो कौन है, आलू, तो ये जो आलू का मास था ना, आलू का जो मास है वो वाटरमेलन के मास के 12वें हिस्से के 1/12, 12 टुकड़े हो गए, है ना। तो 12 टुकड़ों में से एक टुकड़ा लिया तुमने, तो 12 टुकड़े में से एक टुकड़े के बराबर हुआ। नहीं निशान, 1 केजी नहीं है, 1 केजी नहीं है, बस हमने बस तुलना करी है। 1 केजी तो हमने पहले लिया था कि भाई 1 केजी का बाट रखा था तो 1 किलो बहुत सारे आलू आ गए, तो हमें बहुत सारे आलू नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक आलू चाहिए। ठीक है, उस एक आलू का मास कैसे निकालूंगा। ठीक है, इसमें एक और तरीका होता है। ठीक है, एक आलू का मास कैसे निकालूंगा। तो एक आलू का मास निकालने के बाद तरकीब निकाली, जैसे पहले के समय पे होता था, जब बार्टर सिस्टम था, जब सिक्के नहीं होते थे, करेंसी नहीं थी, तो क्या करते थे भाई, गेहूं के बदले चावल लेके आ जाते थे, बराबर इक्वल इक्वल तोल लिया जाता था, है ना। जिस देश में सोना होता था भाई वो सोना दे देते थे, इधर से अनाज लेके चले जाते थे, इक्वल इक्वल हिस्से में तोला जाता था। तो उसने वही काम किया कि उस वाटरमेलन के 12 हिस्से कर लिए और 12 हिस्सों में से एक हिस्से को इस तरफ रखा और एक हिस्से का मास एक आलू के बराबर कर दिया। तो बोला गया कि जो आलू का मास है वो वाटरमेलन के 12वें, वाटरमेलन के 1/12 के बराबर है। अब क्लियर है सबको। अब क्लियर है। आर्यन, देवव्रत, कि भाई एक आलू का मास कैसे निकाला। सापुर, चलो। मैं एक और तरीका करता हूँ। जैसे 1 किलो आलू में जितने चलो आगे बढ़े अब। तो ये पता लग गया कि किस तरीके से एक आलू का मास निकाला गया, है ना। उसका ऐसे तुलना करी गई, सिर्फ हमने समझने के लिए इस चीज को लिया है ना। अब सेम यही काम कुछ इसी तरीके के टेक्निक को अपनाया गया एटम्स के साथ। किसके साथ, एटम के साथ। क्योंकि देखो भाई, एटम का मास यार बहुत कम आ रहा था, बहुत छोटा था, है ना। इतना छोटा कि भाई उस वैल्यू को याद रखना हमारे लिए दिक्कत थी, है ना। हम याद नहीं रख सकते थे, हमें याद ही नहीं होती इतनी जल्दी। तो यूनिट को छोटा करने के लिए उन्होंने क्या बोला, क्योंकि देखो भाई इस नेचर में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है कार्बन पाया जाता है। कोई भी चीज ले लें, है ना। तो इस नेचर के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कार्बन C12 पाया जाता है, कार्बन एटम। चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंट, जीरो भले 0.001% ही पाया जाए, लेकिन कार्बन जरूर पाया जाएगा, है ना। तो सबके अंदर कार्बन पाया जाता है। अब यहाँ पे तो उन्होंने क्या किया, कार्बन C12 को लिया। ठीक है, C12, कार्बन 12 क्यों लिखा है, 12 का मतलब है उसका मास 12 है। कितना है उसका, मास 12 है। क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ाया था आइसोटोप्स में, याद होगा कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, C12, C13 और C14। ठीक है, तो नेचर के अंदर 99% जो पाया जाता है वो C12 पाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, कार्बन C12 को बेस बनाया, क्या बनाया, आधार बनाया, और इसके बेसिस पे सबके एटॉमिक मास निकाले, एएमयू निकाले, एटॉमिक मास यूनिट निकाली। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जो एटॉमिक मास यूनिट है, एएमयू है, तो जो 1 एएमयू है वो किसके बराबर होगा, मास इक्वल टू द 1/12 ऑफ कार्बन C12 एटम। यानी कि जो एक एएमयू होगा, एक एटॉमिक सॉरी एटॉमिक मास यूनिट जो होगा 1 एएमयू होगा, वो किसके बराबर होगा, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। जैसे यहाँ पे एक आलू जो था, यहाँ पे एक आलू का मास वाटरमेलन के 1/12 के बराबर था, इक्वल किया गया। सेम वैसे ही कार्बन C12 को आधार बनाया गया, बेस बनाया गया, और हर एक एटम के एएमयू निकाले गए, है ना। और जैसे 1 एएमयू की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/12 ऑफ कार्बन C12 एटम। यानी कार्बन C12 एटम के मास के, कार्बन C12 एटम के मास के 1/12, इसके 1/12 के बराबर होगा 1 एएमयू। क्या होगा,
1 AMU होगा हमारा, ठीक है यहाँ तक। और जो 1 AMU होता है, अगर उसके मास को अगर मैं ग्राम में ले लूं, किसमें ले लूं, ग्राम में ले लूं, तो 1 AMU की वैल्यू कितनी आएगी, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और अगर मैं इसे केजी में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। कहोगे भैया ये वैल्यू क्या तुक्के में दे दी ऐसे? नहीं भाई, यहाँ तुक्के में नहीं दी ये वैल्यू। उन्होंने क्या किया, कार्बन C12 जो एटम है ना, यस निशांत, हाँ ऐसा समझ सकता है कि भाई AMU आलू की जगह, कार्बन C12 एटम वाटरमेलन की जगह, हाँ बिल्कुल तुलना कर सकता है, हाँ यही किया गया। ठीक है। अब यहाँ पे कहोगे कि भैया अगर ये 1 AMU का मास डायरेक्टली ऐसे कैसे लिख दिया है ना, ये ऐसे आगे चल के पढ़ेंगे देखो। लेकिन ये जो जो वैल्यू आई है कैलकुलेटेड वैल्यू, उन्होंने क्या किया, जो कार्बन C12 एटम है, कार्बन C12 एटम के मास को लिया, और मास को लेने के बाद 12 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया, 12 से डिवाइड किया। तो 12 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आई, कितनी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई। और कार्बन C12 जो एटम है, तो C12 एटम का मास कितना है, 1.6 सॉरी 1.99 इंटू 10⁻⁻24, कितना है, 24, मैं वही है ना, तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। 23, सॉरी यहाँ 23 आएगा, ठीक है यहाँ तक। तो कार्बन C12 का जो मास है पूरे एटम का, कार्बन C12 का वो मास कितना है, 1.99 इंटू 10⁻⁻24। ये मास किसका है, ग्राम में। ये मास है कार्बन C12 एटम का। जब C12 एटम को इसने किससे डिवाइड कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया। क्यों भाई, जो एक एमयू है 1/12 के बराबर है C12 के, 1/12 मल्टीप्लाई C12 एटम। तो C12 एटम के 1/12 हिस्से यानी 12वें हिस्से के बराबर है। तो उसका एक हिस्सा निकालने के लिए क्या किया, 12 से डिवाइड किया। तो जब 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है यहाँ तक। तो पता लगा कि भाई जो हमारा 1 AMU होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट होता है, वो कार्बन C12 के 1/12 हिस्से के बराबर होता है। और 1 AMU का मास कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 3 जीरो लग जाएंगे। आर्यन कौन सा वाला, अच्छा हाँ ठीक है आर्यन, मैंने यहाँ पे ये बोला 1 AMU की जो मास निकाला है, ग्राम में जो मास निकाला है, ये मास कैसे निकला है। इसने क्या किया, कार्बन C12 एटम का मास लिया और उससे 12 से डिवाइड किया, उसका 12वां हिस्सा निकाला, तो 1 AMU की वैल्यू आ गई। जो वैल्यू कितनी आई है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24। क्लियर है सबको ये, क्लियर है। हम्म। ऋषिका कहाँ पे दिक्कत है, देखो ये सब मैंने मास दिया है। जैसे देख हाइड्रोजन एटम का मैंने मास लिखा था कि हाइड्रोजन एटम देखो इतना मास होता है, इतना कम मास है, हम कैसे याद रखेंगे, है ना। तो जब इसकी बात हो गई कि 1 हाइड्रोजन एटम का मास ऐसा है, तो भाई यहाँ पे क्या किया गया, कार्बन C12 से सबका कंपैरिजन करके वहां पे एटॉमिक मास यूनिट निकाले गए, है ना। और क्या बोला गया कि जो 1 AMU होगा, एक एटॉमिक मास यूनिट होगा, कार्बन C12 के 12वें हिस्से के बराबर होगा, ये बोला गया। जैसे अभी हम वाटरमेलन और आलू का एग्जांपल ले रहे थे कि जो एक आलू हमारा 1 AMU हो गया, है ना, कार्बन C12 किसका, वाटरमेलन के 12वें हिस्से के बराबर हो गया, समझने के लिए, है कि नहीं। तो जो 1 AMU है कार्बन C12 के 12वें हिस्से के बराबर है। और जो 1 AMU का जो मास है, अगर मैं ग्राम में निकालूं तो ग्राम में आता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 आता है, ठीक है यहाँ तक। अब ये मास आ गया। अब ये मास लेकिन निकाला कैसे गया, क्योंकि तुम्हारी बुक में सिर्फ इस मास को लिख के छोड़ दिया गया, ये नहीं बताया गया कि कैसे है ना। तो देखो ये देखो ये मास कैसे निकाला गया, क्योंकि जो 1 AMU है 1/12 C12 के बराबर है। तो जो C12 एटम है उसका मास होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम में। ग्राम में इतना मास होता है, ठीक है। तो एक कार्बन एटम का इतना मास है, तो उसका 112 निकालना है, तो 12 से डिवाइड किया, जब 12 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है ऋषिका। अब आगे बढ़े, चलो यहां लिखने के बाद अब इसके नीचे करो।
एक डायग्राम भी बना लो। अब जैसे ये तराजू है हमारा, ठीक है, तो इस तराजू के अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मैग्नीशियम रख दूं, 1 mg एटम, तो एक मैग्नीशियम एटम का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा? वो उसका जो मास होगा, 1 मैग्नीशियम एटम का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा? यानी कि 1/12 ऑफ C12 कार्बन, यानी कि 1/12 ऑफ C12 एटम के बराबर। ठीक है यहां तक? 1/12 वेरी गुड सुनो। तो यहाँ पे जो एक मैग्नीशियम एटम है ना, तो एक मैग्नीशियम एटम का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा? कार्बन के C12 के 12th हिस्से के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर मैं नाइट्रोजन ले लूं, तो जो नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन का मास कैसे आएगा? नाइट्रोजन का जो मास होगा हमारा, तो सॉरी नाइट्रोजन नहीं, सोडियम लिया है मैंने। 1 सोडियम एटम का मास किसके बराबर होगा? 1/12 C12 के बराबर होगा, यानी कि ऑफ C12 एटम। ठीक है यहां तक? तो जो मैग्नीशियम का एक एटम का मास होगा कार्बन के C12 के 1/12 के बराबर होगा। ठीक है। और जो हमारा क्या है, जो सॉरी जो सोडियम का लिया मैंने, तो सोडियम का मास कैसे आएगा? सोडियम के एक एटम का मास कार्बन C12 के 1/12 के बराबर होगा। ठीक है यहां तक? मंजोत अभी सॉल्व करूंगा, रुक जा। एटॉमिक मास यूनिट निकालना जब सिखाऊंगा, अभी हम सिर्फ एटॉमिक मास पे हैं, ठीक है? इंतजार कर, थोड़ा सा इंतजार। अब यहाँ पे एटॉमिक मास हमें क्या बताता है? जो एटॉमिक मास है, नहीं सबका एक ही मास नहीं है। देखो यहाँ पे ऋषिका, यहाँ पे क्या बोला गया? थोड़ी सी लाइन छोड़ देना यहाँ पे। द एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम of element is heavier one-twelfth of C12 एटम। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया कि देखो कि एटॉमिक मास हमें क्या बताता है। तो एटॉमिक मास ने क्या किया कि भाई जो एटॉमिक मास होगा किसी भी एटम का, जो 1 AMU होगा, वो किसके बराबर होगा? 1/12 ऑफ कार्बन एटम के बराबर होगा। ठीक है। तो जो एटॉमिक मास है हमें वो बताता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है हमें क्या इंडिकेट करता है? कि वो हमें इंडिकेट करता है कि वो एटम जो है एलिमेंट का, उस एलिमेंट का जो एटम है वो कार्बन C12 के 12 हिस्से से कितने टाइम्स हैवियर है, कितने टाइम्स हैवियर है। ठीक है यहां तक? तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हमें ये इंडिकेट करके बताता है कि उस एलिमेंट के एटम का जो मास है, नंबर ऑफ टाइम्स यानी कितने गुना, कितने गुना क्या है भाई? हैवियर है। किससे हैवियर है? C12 एटम के 12 पार्ट से। अब जैसे मैंने यहां कहा कि एक मैग्नीशियम एटम है, जो 1 मैग्नीशियम एटम है कार्बन के C12 1/12 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि एक मैग्नीशियम एटम का जो MU में मास होता है कितना होता है भाई? इसका जो एटॉमिक मास होता है किसका?
24 AMU होता है मैग्नीशियम का, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो मैग्नीशियम का मास कितना है 24 AMU। तो 24 AMU का मतलब क्या है कि भाई जो मैग्नीशियम का मास है किसका है कि 1 एटम ऑफ Mg is 24 times heavier than 1/12 of C12 एटम। ठीक है, अब जैसे सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, सोडियम का एटॉमिक मास जो है वो 23 है, 23 AMU है। तो इस 23 AMU का मतलब क्या है कि 1 एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स heavier than 1/12 of C12 एटम। तो यहां पे क्या बोला कि भाई जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है हमें ये इंडिकेट करता है कि भाई वो जो एटम है ना, उस एलिमेंट का जो एटम है वो कार्बन C12 एटम से कितने गुना हैवियर है, कितने गुना बड़ा है, कितने गुना क्या है, हैवी है, मास में कितने गुना हैवी है। अब जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 24 AMU। तो 24 AMU का मतलब क्या है कि मैग्नीशियम का जो एक एटम होगा ना, 1 एटम की बात हो रही है, तो मैग्नीशियम का जो एक एटम होगा वो कार्बन C12 से 24 गुना हैवी होगा। कितने गुना हैवी होगा, 24 गुना। अब जैसे यहाँ सोडियम के एक एटम का मास कितना है 23 AMU है, तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम का जो एक एटम होगा ना वो कार्बन C12 के 12वें हिस्से के कितने गुना हैवियर होगा, 23 गुना हैवियर होगा। क्लियर है यहां तक? तो पता लगा कि एटॉमिक मास हमें क्या इंडिकेट करता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हमें यह इंडिकेट करता है कि वो जो एटम है ना वो कार्बन C12 एटम से कितने टाइम्स हैवियर है, कितने टाइम्स क्या है, हैवियर है। कौन से, कार्बन C12 के 12वें हिस्से से। यानी कार्बन C12 का जो 12वां हिस्सा है ना उसके 12वें हिस्से से कितने टाइम्स हैवियर है। ठीक है यहां तक? कितने टाइम्स हैवियर है, तो ये हमें एटॉमिक मास यूनिट बताता है, AMU हमें बताता है। तो पता लगा ये किस किस को क्लियर है कि क्या इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि देखो कि मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन C12 के 12वें हिस्से के बराबर था और एक एटम का मास 24 AMU है। जब एक एटम का मास 24 AMU है तो इसका मतलब 24 गुना इससे हैवी है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। रब कर दो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसने नहीं लिखा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट। लिख लिया, ओके। 1 2 3। ये देखो भाई हाथ से रब कर करके। चलो टॉपिक डालो, ग्राम एटॉमिक मास। when when atomic mass of an element expressed in gram known as
gram atomic mass is known as gram atomic mass. It can be defined कैपेसिटी खत्म हो गई प्लीज यार आज पता नहीं कैसे नाइट्रोजन में भी ऑक्सीजन चलो यहां देखो कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। सबसे पहले ये जो ग्राम एटॉमिक मास है, लिख लिया सबने? वो समझने के लिए इंग्लिश का प्रयोग किया गया है, के इक्वल। अब यहां पे सबसे पहले क्या बोला गया कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। तो एटॉमिक मास तो जान गए कि भाई जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास यूनिट है, वो 1/12 होता है कार्बन C12 एटम के। ये तो हम लोग जान गए है ना कि भाई एटॉमिक मास क्या है, कार्बन C12 एटम के 12वां हिस्से के बराबर होता है एटॉमिक मास। लेकिन एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है ना, तो when atomic mass of an element expressed when atomic mass of an element expressed in gram known as gram atomic mass। यानी किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, किसमें एक्सप्रेस करेंगे,
ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। और ये भी कह सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज द एटॉमिक मास इन ग्राम ऑफ 6.022 into 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जो ग्राम एटॉमिक मास है वो इतने सारे एटम्स का एटॉमिक मास है। ठीक है, अभी ये समझोगे नहीं, एक मिनट रुको, इंतजार करो इसके लिए। अब यहाँ देखो, पहला पॉइंट समझ में आया कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। और जब जब देखो ध्यान से समझना कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब मास का अमाउंट एटॉमिक मास के इक्वल हो जाए, जब मास का अमाउंट एटॉमिक मास के इक्वल हो जाए तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, तो ग्राम एटॉमिक मास किसे बोला गया, ग्राम एटॉमिक मास क्या बोला गया कि जब मास का अमाउंट, मास का, जब हिंदी में देखो ध्यान रखना ऐसे लिख के, जब मास का अमाउंट एटॉमिक मास के इक्वल हो जाए तो उसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना होता है, एटॉमिक मास 16U होता है। कितना होता है, 16U। और जब मैं 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम ले लूं, कितने ले लूं, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम, तो जब मैं 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम ले लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, तब वो कहलाएगा हमारा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, यहाँ तक। तो एक ऑक्सीजन एटम का जो मास है, वन वन वन, कितने का, एक ऑक्सीजन एटम का जो मास है वो 16U है। कितना है, 16U होता है ना। और जब मैं 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम ले लूं, बहुत सारे, है ना, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम ले लूं बहुत सारे, तो वो क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। तभी मैंने क्या बोला कि जब मास का अमाउंट एटॉमिक मास के इक्वल हो जाए तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना होता है भाई, 14U। कितना होता है, 14U। और अगर मैं 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स ले लूं बहुत सारे, तो वो क्या कहलाएगा जाके, हमारा ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो ग्राम एटॉमिक मास पता लगा क्या होता है कि जब मास का अमाउंट एटॉमिक मास के इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, यहां तक। अब देखो, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो मोल होता है वो किसके बराबर होता है, मास अपॉन मोलर मास के बराबर। किसके बराबर होता है, मास अपॉन मोलर मास के बराबर होता है। तो यहां देखो, सबसे पहली बात, मास कितना लिया तुमने, 16 ग्राम लिया। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 16U, काट के कितना आ गया, 1 मोल आ गया कि नहीं आ गया, 1 मोल आया। तो यहाँ क्या बोला गया कि जब मास का अमाउंट एटॉमिक मास के इक्वल हो जाए तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। और जो ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है ना। किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर। क्यों, कि भाई मास तो इक्वल हो गया ना मोलर मास से। वाह निशांत, फिर से समझा दो, है ना, मैं लीव हो गया था गलती से। देखो, रिकॉर्डिंग देख लियो, चल कोई नहीं, सुन ध्यान से कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, और जो ग्राम एटॉमिक मास कब कहलाता है, कौन सा मास कहलाता है, जब मास का अमाउंट एटॉमिक मास के इक्वल हो जाए तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16U होता है। और अगर मैं 16U यानी मैं 16 ग्राम फिर ऑक्सीजन एटम रख लूं, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम ले लूं, तो क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। और जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। क्यों भाई, क्योंकि मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास। कितना ले लिया मैंने, 16 ग्राम ले लिया ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, 16U, 16 से 16 कट गया, कितना बच गया, 1 मोल बच गया। अब यहां देखो कि 1 मोल आ गया, यहां तक क्लियर, यहां तक किस किस को क्लियर, तभी आगे बढ़ो फिर मैं। क्लियर, चलो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले, तो यहाँ पे क्या है कि जो 16U है, 16U का मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन एटम है। कितना है, एक ऑक्सीजन एटम, है ना। तो जो 16U, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो गया, 16U हो गया। हम्म
16U हो गया। अब जब ये 16U हो गया और देखो तो एक ऑक्सीजन एटम का मास 16U, और यहीं पे अगर मैं एटॉमिक मास के इक्वल ले लूं, क्या अमाउंट ले लूं मास का, तो 16U की जगह मैं 16 ग्राम ले लेता हूं। तो 16 ग्राम का मतलब क्या है? 16 ग्राम का मतलब है कि उसके अंदर इतने सारे ऑक्सीजन एटम होंगे। क्यों? कि अभी तुमने देखा कि जब मैं मास का अमाउंट एटॉमिक मास के इक्वल ले लूंगा तो उसमें 1 मोल होता है ना, और जो 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं पिछली क्लास में पढ़ा था, एवोगैड्रो नंबर एटम के बराबर होते हैं। कि एक मोल सब्सटेंस के अंदर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर होता है? मोलर मास के बराबर होता है, पढ़ा था। तो यहाँ पे 1 मोल के अंदर कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम होगा, है ना, हमने पढ़ा था कि एक मोल के अंदर इतने एटम होते हैं। ठीक है, तो देखो, तो 16 ग्राम का मतलब क्या था? 1 मोल था। 16 ग्राम का मतलब कितना था? 1 मोल। तो 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये फर्क है 16U और 16 ग्राम में, कि 16U का मतलब सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम का मास है, और 16 ग्राम का मतलब है इतने सारे ऑक्सीजन एटम का मास। ठीक है, यहां तक पता लगा? क्योंकि ये जब अमाउंट हमने किसके बराबर ले लिया, मोलर मास के ले लिया, तो वो 1 मोल के बराबर हो गया, और 1 मोल के अंदर इतने सारे एटम्स होते हैं। ठीक है, यहां तक तो पता लग गया 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 मोलर मास के बराबर होता है। क्योंकि देखो, सॉरी सॉरी, सिर्फ मोलर मास के बराबर, ठीक है, 1 मोलर मास नहीं। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर है? मोलर मास के बराबर है। ठीक है, तो मोलर मास किसके बराबर? अब देखो, सेम अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लूं कि 14U किसका मास है? एक नाइट्रोजन एटम का। तो एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना है? 14U। तो इसी प्रकार से 14 ग्राम का मतलब क्या है? 14 ग्राम का मतलब क्या होगा? 1 मोल। और 1 मोल के अंदर कितने एटम होंगे? एवोगैड्रो नंबर। तो 14 ग्राम का मतलब इतने सारे नाइट्रोजन एटम होंगे। ठीक है, यहाँ तक किस किस को क्लियर हो गया ये आज का टॉपिक? क्लियर, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तेजी में लो स्क्रीनशॉट। 1 2 3 हो गया। ले लिया सर, लिख लिया, ठीक है। जिम्नास्टिक कर रहा। अब यहां देखो, क्वेश्चन है एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास हमने कितना पढ़ा था भाई? 16 AMU, यही पढ़ा था। कितना पढ़ा? 16U। अब सर स्टेटस डालेंगे टाइम पास, अरे कुछ भी। देखो यहाँ पे, तो एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है? 16 AMU, हमने पढ़ा हुआ है ना। अगर मैं इसे ग्राम में कन्वर्ट करूं तो देखो 16 AMU है ना। तो 16 AMU का मतलब क्या है? कि एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU है ना। तो और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो एक AMU है हमारा, तो एक AMU के अंदर कितना मास होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। यही पढ़ा थोड़ी देर पहले, है ना। कि देखो, एक ऑक्सीजन एटम का मास AMU में 16 AMU होगा, है ना। लेकिन अगर मैं इसे ग्राम में कन्वर्ट करूं, किस में कन्वर्ट करूं? ग्राम के अंदर, तो मुझे पता है कि भाई अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने कि एक AMU के अंदर 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम इसका मास होता है। मास में थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, है कि नहीं?
तो भाई एक एमयू में अगर 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम है, तो बताओ 16 एमयू में क्या होगा। 16 एमयू में हम क्या करेंगे भाई, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, और जैसे ही 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मास किस में आ जाएगा भाई, ग्राम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ग्राम में। मल्टीप्लाई करके भाई यहाँ लिख लेना तुम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये तो बात हो गई किसकी, एटॉमिक मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। तो एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU होता है ना। एक AMU का मास कितना है ग्राम में, ठीक है। तो 16 का कितना होगा, तो भाई 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है यहां तक। अब यहां देखो, लेकिन अगर बोला जाए 1 मोल, है ना, एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के बराबर होगा, है ना। तो यहां देखो कि भाई एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है, 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम है। किसका, एक ऑक्सीजन एटम का इतना मास है। तो बताओ इतने सारे एटम का कितना होगा भाई, मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, कितना 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यही होगा। तो यहां देखो कि एटॉमिक मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम का मास इतना आया। तो बताओ 1 मोल ऑक्सीजन में कितना मास होगा, 1 मोल का, किसका, 1 मोल का। तो देखो एटॉमिक मास ऑफ 1 मोल के अंदर इतने सारे ऑक्सीजन के एटम होंगे, लिख दिया। तो देखो एक एटम का मास इतना, तो इतने सारे एटम का कितना होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो, है कि नहीं। जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर वाले को नंबर से मल्टीप्लाई करो। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा भाई, 159.94 आ जाएगा, 1 2 3, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 159.94। अब यहां मैथमेटिकली देखो, बेस सेम, पावर ऐड, मैथ में पढ़ा है 10 की पावर माइनस 24, 10 की पावर 23, दोनों का बेस सेम है। तो जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो यहाँ देखो 10 की पावर माइनस 24 और यहाँ क्या है, प्लस 23 है, ठीक है यहाँ तक। अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ क्या है बीच में, -24, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 23 गया तो क्या बचा, 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 बचा। अब यहाँ पे 159.94, 10 की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/10, क्योंकि पावर नीचे +1 रही होगी तभी तो ऊपर जाके क्या हो गई, -1 हो गई, है ना। अब जैसे ही मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 15.99, 15.99 आएगा। जब 15.99 आ गया, इसको मैं जब राउंड फिगर करूंगा, जब ये किसके अप्रोक्स है, 16 के अप्रोक्स है, तो आ गया 16 ग्राम, ठीक है यहाँ तक। 15.994, यानी ये किसके राउंड ऑफ करने का किसके बराबर आ गया, 16 ग्राम के बराबर आ गया। जब ये 16 ग्राम के बराबर आ गया तो हमें पता लग गया कि भाई जो 1 मोल होता है ना, 1 मोल ऑफ जो सब्सटेंस होता है वो किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर। किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर होता है। क्योंकि देखो जो 1 मोल था किसके, 16 ग्राम आ गया। 16 ग्राम क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का मास होता है हमारा, 16 एमयू। क्लियर है ये, किस किस को क्लियर है। चलो रिकॉर्डिंग यहीं पर रोक रहा हूं।